हाँ तो बच्चों आज का अपना टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद प्योर इंडक्टर। यानी कि अगर किसी भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में केवल इंडक्टर लगा हो तो किस तरह से हम उसके वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम, ईएमएफ इक्वेशन, करंट इक्वेशन, फेज डिफरेंस और अपोजिशन टू करंट कैलकुलेट किया करते हैं, वो सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले एलसीआर सर्किट जो अपने सीरीज, पैरेलल या आरसी सर्किट्स हैं उनका बेस है। अगर आप ये बहुत अच्छे से समझ जाते हैं या आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आगे लेक्चर में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। एसी सर्किट विद प्योर एल, प्योर इंडक्टर। अगर प्योर इंडक्टर के साथ कोई भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ बेसिकली हमने अप्लाई कर रखा है या फिर अल्टरनेटिंग सोर्स हमने लगा रखा है तो किस तरह के सर्किट बनेंगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक इंडक्टर है। ऐसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में किस तरह से हम लोग वो 7 पॉइंट्स डिस्कस किया करते हैं। ये हमारे पास एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है एल और इसको हमने किसी भी एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ से या मैं कहूँगा अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, राइट। तो ये इंडक्टर हुआ, ये अपना अल्टरनेटिंग सोर्स हुआ एक, और ये जो अल्टरनेटिंग सोर्स है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, राइट। तो अपना पहला पॉइंट आया, यानी कि हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया जिस सर्किट डायग्राम में इंडक्टर को किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद इस अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ कितना है, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो इसका अल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना होता है देखिएगा। अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका ईएमएफ की इक्वेशन हुई। आपको मालूम है ये इंस्टेंटेनियस पीक एंड ओमेगा टी इसका फेज, राइट। अब इसके बाद हमें करंट की इक्वेशन बनानी है। तो अल्टरनेटिंग करंट की अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो फॉर अल्टरनेटिंग करंट देखिएगा, लास्ट जो अपना प्योर आर का कंडीशन था, प्योर आर का जो सर्किट था जिसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ था, वहां पर हमने इस इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दिया था और करंट आ गया था, क्योंकि वहां पर आर के फॉर्मूले में बेसिकली आर की जो कंडीशन है उसमें जो करंट की वैल्यू है वो ई को आर से डिवाइड करने पर आ जाती है। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप ई को एल से डिवाइड कर दोगे तो आपको करंट मिल जाएगा। यहां पर हमें डिफरेंट मेथड सोचना होगा करंट की इक्वेशन के लिए जिसमें ये एल यूज होता हो और करंट भी आता हो। तो यहां पर हमने पढ़ा हुआ है, वी नोज, हम इस फॉर्मूले को जानते हैं, वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहां पर मैंने माइनस साइन को यूज नहीं किया, उसकी वजह यह कि यहां से ऑपोजिशन इस तरफ का था जो अब बेसिकली बैक ईएमएफ था और इधर से अप्लाइड ईएमएफ था। तो हम लोग अप्लाई की बात करेंगे तो कैसा ले लिया हमने, उसको पॉजिटिव ले लिया। तो बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पे देखिएगा करंट इंट्रोड्यूस हुआ है और कौन इंट्रोड्यूस हुआ है, एल भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहां से हम लोग करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो देखते हैं डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल और साथ में कौन, डी टी, राइट। आपको आई थिंक कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा, विजिबिलिटी इसमें हाँ है। तो डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल डी टी। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। इस ई की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं यहां पे लिख देता हूं डी आई इज इक्वल टू, इस ई की जगह लिखा मैंने क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल, राइट। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लें तो ये डी आई क्या बन जाएगा, करंट आई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको भी इंटीग्रेट करता हूं, साथ में डी टी भी है, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो अब यहां से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई दैट इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट बाय एल कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि ई नॉट पीक वैल्यू चेंज नहीं हो सकती और एल क्या है, हार्डवेयर। अब यहां से बचा क्या आपके पास, साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं साइन ओमेगा टी को कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा टी को डी टी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है, माइनस का साइन मैंने यहां पर लगाया, आई इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस में होता है, माइनस साइन का क्या हो गया ये, कॉस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन है इसलिए अपॉन में ओमेगा टी का क्या आएगा, ये, ऑलराइट। तो ये हमने साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहां से रिजल्ट क्या बचे रह गए हमारे पास, तो आ गया आई इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल ओमेगा। ओमेगा आगे आ गया और यहां पे क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। बच्चों मेरी बात को ढंग से सुनना, इस कॉस ओमेगा टी को भी मैं चेंज करना चाहता हूं। इस कॉस ओमेगा टी को मैं क्यों चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि तब मैं आई को और ई को कंपेयर करूंगा।
आई और ई को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो कॉस और यहाँ पे साइन, तो मुझे कंपैरिजन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कंपैरिजन में प्रॉब्लम हो, तो मैं इस कॉस को ही कन्वर्ट कर लेता हूं साइन में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको एक रिलेशन याद होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन 90 माइनस थीटा। तो वो रिलेशन मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं, तो वो रिलेशन यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, ये ई नॉट चल रहा है यहां से ना, हाँ, ई नॉट बाई एल ओमेगा, और इसको क्या लिख लिया गया, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखो यहां से भी साइन पाई बाय 2 है, लेकिन होना चाहिए क्या, साइन ओमेगा टी पहले, तो इस ओमेगा टी का ये वाला कैसा है, माइनस, साइन माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी, तो मैं क्यों ना इसको भी कैसा कर लूँ, प्लस कर लूँ, क्योंकि मेरे पास एक माइनस एक्स्ट्रा है, उस माइनस को मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो क्या जाएगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो उस रिजल्ट से हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल गया, दैट इज इक्वल टू ये माइनस, वहां जाके क्या इसने, तो इसको क्या कर दिया प्लस, और इसको क्या कर दिया इसने माइनस, तो ये रिजल्ट बन गया ई नॉट बाय एल ओमेगा, और यहाँ पर ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम करंट की इक्वेशन यहां से लेना चाहूं, मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम करंट, तो क्या होगा, कैसे मैं करंट को मैक्स कर सकता हूं फॉर मैक्सिमम करंट। तो देखिए करंट की वैल्यू इस इक्वेशन से मैक्सिमम होनी है, यानी कि इसको मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं क्या, नहीं, इसको भी चेंज नहीं कर सकता, इसको भी चेंज नहीं कर सकता, किसको चेंज कर सकता हूं मैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को मैं चेंज कर सकता हूं, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को मैं मैक्सिमम करना चाहता हूं, तो कितना होगा ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम होता है 1। तो अगर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 1 के बराबर हो जाए तो ये आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और ये 1 हो गया तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा कि आई मैक्स इज इक्वल टू आई नॉट, दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 तो क्या बन गया 1, तो दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये हमारे पास इस आई नॉट की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहां से अगर मैं इस आई नॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं, फिर से इस आई नॉट की वैल्यू यानी कि ई नॉट बाय एल ओमेगा को मैं आई नॉट लिख दूं, तो ये देखो क्या बन जाती है इक्वेशन, यहां पे कर रहा हूं मैं ऐसे, अभी है ना, समझ आ रही होंगी चीजें आपको। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं बाय पुटिंग वैल्यूज, अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो उस वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा इस वाली इक्वेशन के साथ, तो ये आई तो इधर ऐसा ही रहा, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल ओमेगा किसके बराबर आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आई थिंक आपको ये भी विजिबल होगा, आपको दिखाई दे रही होंगी चीजें, राइट। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं इधर, यहां पे इक्वेशन बन गई अपनी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये अपने पास किसकी इक्वेशन आ गई है, करंट की इक्वेशन। पहला हमने सर्किट को पढ़ा, दूसरा हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ पढ़ा, तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, अब तीसरा हमने पढ़ लिया कि अपनी करंट की इक्वेशन क्या है। बच्चों यहां से अब करंट की इक्वेशन आने के बाद हम लोग पढ़ते हैं फेज चेंज की, फेज में कितना चेंज हुआ, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई, कितना फेज का चेंज है, यहां पे साइन ओमेगा टी है और वहां पे साइन ओमेगा टी के साथ क्या है माइनस पाई बाय 2, यानी कि करंट पीछे चल रहा है पाई बाय 2। तो यहां पे देखा मैंने फेज डिफरेंस बिटवीन I and E, between I and E is equal to पाई बाय 2, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। कौन आगे है, तो E लीड कर रहा है किसको, I को, E लीड्स I, या आप कह दीजिए I पीछा कर रहा है उसका, किसका, E लैग्स E। तो यहां से फेज डिफरेंस कितना है आपका, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस है। आगे कौन चल रहा है, EMF, पीछे कौन चल रहा है, करंट। तो यहां से हम लोगों ने फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 4। क्लियर है ना, आपको चीजें समझ आ रही है ना बच्चों। तो यहां से हमने क्या किया, ये सभी कैलकुलेशंस हम लोग ऐसे करते जा रहे हैं आगे की तरफ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं यहां पे अब अपोजिशन टू करंट निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को हटा देता हूं यहां से। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और अपोजिशन टू करंट मुझे निकालना है, तो मैं यहां से इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं, इसको भी हटा देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं आप लोग, और नेक्स्ट पॉइंट अपना है फिफ्थ, और जो होता है अपोजिशन टू करंट। फिफ्थ पॉइंट, अपोजिशन टू करंट, यानी कि ये जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट में उसको अपोज कौन करेगा और वो कितना होगा अपोजिशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है पक्का, ध्यान से सुनना। अपोजिशन टू करंट हमेशा कैलकुलेट होता है ई नॉट बाय, ध्यान देना, ई नॉट बाय आई नॉट से, जिसको हमने आर बोला था लास्ट टाइम, क्लियर है। तो यहां से ई नॉट बाय आई नॉट किसके बराबर है, तो ई नॉट बाय आई नॉट को हम लोग अपोजिशन कहेंगे, और उस अपोजिशन को नाम दिया हमने एक्स एल। That XL is the opposition to current in that particular condition. In case of inductor is connected with alternating source, that is equal to what? इसका नाम देते हैं हम लोग inductive reactance. Inductive reactance. इसको inductive reactance क्यों बोला गया? क्योंकि ये रिएक्ट करता है। अच्छा, कैसे रिएक्ट करता है भाई, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस क्यों कहते हैं? तो देखिएगा, यहां से अगर मैं ई नॉट बाय आई नॉट निकालूं, ध्यान दें, यहां से, क्योंकि ई नॉट बाय आई नॉट इस इक्वेशन से निकलेगा, ई नॉट बाय आई नॉट करूं तो ये क्या आ गया, एल ओमेगा इधर आ गया। हम कहने का मतलब ये हुआ कि ई नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा, दैट इज इक्वल टू एक्सएल। तो तब ई नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा है, तो ये ओमेगा तब चेंज होगा, तो ओमेगा के चेंज होने से क्या होगा, एक्सएल चेंज होगा, यानी कि ओमेगा को देख के रिएक्ट करेगा इंडक्टर। ओमेगा नहीं है तो मुझे कैसे अपोज करना है, ओमेगा है तो मुझे कैसे अपोज करना है, ओमेगा कम है तो मुझे कैसे अपोज करना है, ओमेगा ज्यादा है तो मुझे कैसे अपोज करना है। तो ये जो ओमेगा है इस पर डिपेंड करता है इंडक्टिव का रिएक्ट करना, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसको क्या बोला गया, एक्सएल। अगर ये मान लीजिए ओमेगा बहुत ज़्यादा है तो एक्सएल भी ज़्यादा होगा, रुकावट भी ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए ओमेगा एल कम है तो एक्सएल भी कम होगा। तो इसलिए हम लोग एक स्पेशल कंडीशन पढ़ सकते हैं, क्या, इफ़ की सेटिंग करते हैं। इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, कब होता है ओमेगा जीरो, इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एंगुलर चेंज फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो ये क्या है, डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर ओमेगा जीरो है तो एक्सएल किसके बराबर है आपका, ओहो पोपट हुआ, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी इश्यू आ गया था बच्चों। चलो देखते हैं, इफ ओमेगा इज इक्वल टू जीरो देन डीसी, जो डीसी है, क्योंकि ओमेगा कहाँ पे जीरो होता है, डीसी में, तो इस डीसी कंडीशन में जो एक्सएल होगा वो किसके बराबर आएगा, तो एक्सएल ओमेगा जीरो होने पर क्या हो गया, एक्सएल भी जीरो हो गया। और एक्सएल क्या है, एक्सएल अपोजिशन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि एक अपोजिशन टू करंट है, तो क्या करंट को अपोज किया गया, नहीं किया गया, तो यहां पर क्या जाएगा, नो अपोजिशन, कोई अपोज नहीं हुआ। और कोई अपोज नहीं हुआ तो इसका मतलब डीसी क्या हो सकती है, यहां से पास हो सकती है, तो डीसी अलाउड टू पास, यानी कि डीसी को ब्लॉक नहीं करता इंडक्टर। क्लियर है, हाँ। अब हम बातें हैं इफ ओमेगा इज मैक्स या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 50, जो आप बोले, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अब ऑल्टरनेटिंग करंट एसी की, और यहां पर देखेंगे तो क्या है, यहां पर एक्सएल जो आपका है वो एक्सएल है मैक्सिमम, यानी कि ऑपोजिशन भी कैसा आपका, मैक्स, एक्सएल आपका मैक्सिमम, इसका मतलब ऑपोजिशन भी मैक्सिमम है। और एसी क्या है, एसी को यहां पे क्या कर देता है, ब्लॉक्ड, एसी पास नहीं हो सकती, किसमें, इंडक्टर में। तो हमने ये पांचवा पॉइंट पढ़ा कि किस तरह से इंडक्टर तब ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पर किस तरह से रिएक्ट करता है ये रिएक्टेंस, किस तरह से रिएक्शंस होते हैं। क्या आपको बात समझ आ रही है? अगर आपको बात समझ आ रही है तो बच्चों बहुत अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, वो आपसे डीसी एसी के बारे में बात करेगा और फिर आपको उसका जवाब देना आना चाहिए कि ये अलाउ है या फिर अलाउ नहीं है। अब हम लोग सीधे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, और अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम वेव डायग्राम इसका बनाते हैं। वेव डायग्राम, ये वेव डायग्राम कैसे बनेगा, क्या होता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, तो इसके बाद हमने देखा कि ये यहाँ तक पढ़ लिया हमने, नंबर 5 के बाद आया 6, विच इज वेव डायग्राम। मैं आपको पूरी कहानी इसकी बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा ये चैप्टर, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सीख भी जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो देखिएगा, हमें एक चीज़ की नॉलेज तो है कि ईएमएफ और करंट कितने फेज डिफरेंस से चल रहे हैं। अगर ये करंट है और मैं कहता हूँ इसी में हमने ईएमएफ को भी बना हुआ है और ये अपना टाइम एक्सिस है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यहाँ से मान लीजिए एक इस तरह का वेव क्रिएट किया हमने, ओके, और ये रिप्रेजेंट करता है अगर ईएमएफ को, यानी कि मैक्स ई नॉट के बारे में ही बात करता है,
ओके, यहाँ से इसके टाइम पीरियड्स हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर ये ईएमएफ है तो ईएमएफ आगे चल रहा था, किससे? करंट से। कितना आगे चल रहा था? π/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के π/2, यानी कि तब ईएमएफ मैक्सिमम हो गया π/2 पर, तब तो करंट ने चलना स्टार्ट किया था, क्योंकि कौन आगे चल रहा था? ईएमएफ। कौन लीड कर रहा था? ईएमएफ। किसको? करंट को। कितना? π/2। तो वो तब ये मैक्सिमम, तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, और वो तब मिनिमम हो गया, तो फिर वो मैक्सिमम हो गया, वो मैक्स हो गया। तब इसी मिनिमम हुआ तो वो मैक्स हुआ, और फिर मैक्स होने के बाद जैसे ही वो मैक्स हुआ तो ये क्या हो गया? ये मिनिमम हो गया, और ये मिनिमम तो वो मैक्सिमम। और इस तरीके से ये अपने पास फर्स्ट वाली वेव किसकी है? ईएमएफ की, एंड सेकंड वाली किसकी? आपके पास करंट की, राइट। तो यहाँ पर ये अपना वेव डायग्राम हुआ, वेव डायग्राम बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, उनके दोनों के बीच का रिलेशन है। ये छोटा क्यों है? तो छोटा होने की वजह आपको मालूम है कि ईएमएफ को डिवाइड करते हैं, तभी हम जाके क्या बना पाते हैं? करंट बना पाते हैं। अब इसके बाद 6 के बाद हम लोग 7 पॉइंट पर आते हैं बच्चों। 7 पॉइंट है अपना वेव डायग्राम के बाद फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, तो ये फेजर डायग्राम क्या होता है? तो बच्चों ये फेजर डायग्राम है, बेसिकली फेज के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे ये हमने एक्सिस बनाए, इसको मैंने कहा y, इसको मैंने कहा x, यहाँ से ओमेगा टी एंगल पर, बेसिक ओमेगा टी फेज पर बोलना चाहिए मुझे, ओमेगा टी फेज पर ईएमएफ का कर्व है, ईएमएफ E0, ऑलराइट। और अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसे इधर, ये इस तरफ, ये आया आपका करंट, और इससे कितने एंगल पर है? ये π/2 एंगल पर है, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर है, ऑलराइट। तो ये इसका फेजर डायग्राम हुआ, करंट ईएमएफ से पीछे चल रहा है π/2, I0। तो बच्चों ये हमने वो 7 पॉइंट डिस्कस किए। तब किसी भी इंडक्टर को एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, तो फिर हम किस तरह से स्टडी करते हैं, मैं रिवाइज करता हूं। पहले मैंने सर्किट डायग्राम बनाया, फिर मैंने ईएमएफ की इक्वेशन बनाई, फिर मैंने E = L/di/dt से करंट की इक्वेशन बनाई। करंट की इक्वेशन बनाने के बाद फिर हमने देखा कि फेज डिफरेंस कितना है, करंट और ईएमएफ में कौन आगे पीछे चल रहा है। फेज डिफरेंस के बाद हमने सीखा कि अपोजिशन टू करंट कितना होता है, कितना अपोज कर रहा है उसको। अपोजिशन टू करंट के बाद हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग इसको AC और DC के लिए यूज़ करते हैं, कि वो उसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। और उसके बाद हमने सीखा कि वेव डायग्राम क्या होता है, और वेव डायग्राम के बाद हमने सीखा फेजर डायग्राम क्या होता है, यानी कि हर एक पॉइंट, हर एक कंडीशन में इसकी डिस्कस की। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कभी भी इन फ्यूचर पूछूंगा कि किस कंडीशन में AC DC को अलाउ है, नहीं है, अपोजिशन कितना है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है, मतलब π/2 आगे π/2 पीछे, किस कंडीशन में क्या हो रहा है, इन सब का एक कंबाइंड व्यू हम लोग स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो तब तक आप प्लीज़ सारी चीज़ों को बहुत ढंग से देखते रहिए, लिखते रहिए। नोट्स अगर आपको इसके चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, नोट्स इसके रेडी हो चुके हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि अगर इस ही ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हम किसी भी कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उस कैपेसिटर के लिए ये 7 कंडीशन क्या है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, किस तरह से उसका बिहेवियर होता है, क्या क्या करंट और ईएमएफ के बीच फेज डिफरेंसेस होते हैं, सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिएगा।